So let's start with the capacitance of a parallel plate capacitor with a conducting slab. Now what we are doing is, हमने एक parallel plate capacitor हम already पढ़ चुके हैं, right? Parallel plate capacitor is formed when we take two conductors separated by a dielectric medium, right? अब उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हम एक कंडक्टिंग स्लैब रखेंगे. तो हमें ये ऑब्जर्व करना है कि जैसे ही हम कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब रखेंगे तो कैपेसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा. ठीक. सो सपोज these are the two plates of the capacitor, the parallel plate capacitor, and they are separated at a distance d, and the area of each capacitor plate is a. ठीक. इस प्लेट को लेट्स से हमने प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है एंड इस प्लेट को माइनस क्यू. ठीक. सो सिंस ये प्लस है ये माइनस है, सो इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. बताइए, यस और नो? करेक्ट. वी हैव अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. प्लेट 1 को पॉजिटिव चार्ज दिया, 2 को नेगेटिव चार्ज दिया. ठीक है. तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में आ गई. अब हमने पढ़ा था दैट दी capacitance of a parallel plate capacitor is given by C naught is equal to epsilon naught A by D, right? Where A is the area of the capacitor plates and D is the separation between the capacitor plates. Clear? Now अब हम क्या करेंगे, अब हम इन कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब रखेंगे. राइट. सो लेट्स से आई एम प्लेसिंग अ कंडक्टिंग स्लैब इन बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स. ओके. तो ये यहां से हटा देते हैं. सो ये एक कंडक्टिंग स्लैब है जो मैंने इस कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में रख दी. क्लियर. नाउ सिंस लेट्स से इस कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस है टी, स्मॉल टी. ठीक. नाउ जैसे ही आप एक कंडक्टिंग स्लैब को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे, क्या होगा कंडक्टिंग स्लैब में? The charges will start rearranging themselves. Clear? सारा चार्ज जो इस कंडक्टिंग प्लेट में है वो सारा का सारा क्या करेगा? सरफेस पे भागेगा. यस. एंड लेट्स से सरफेस पे पहुंचकर यहां पर ये हो गया नेगेटिव चार्ज और इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज. एंड वी नो दैट इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. सो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0. क्लियर. सो अब आप देख सकते हो कि पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे डी पोर्शन में, डी डिस्टेंस के पोर्शन में लग रही थी, अब एक कंडक्टिंग स्लैब के रखे जाने से वो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ D माइनस टी वाले पोर्शन में लग रही है. यस और नो? कंडक्टिंग स्लैब के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो कंडक्टिंग स्लैब का रीजन छोड़ के बाकी इसमें और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी. बताइए. क्लियर. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड will now be only in the region D minus T. सिर्फ इतने रीजन में अब इलेक्ट्रिक फील्ड रह गई है. क्लियर है?
तो अगर हम इतने से रीजन में पोटेंशियल कैलकुलेट करें, सो पोटेंशियल V, this is equal to the product of electric field and the distance. So V is equal to, let's say E not electric field लग रही है सिर्फ उतने रीजन में which is there in D minus T. Clear? So ये आ जाएगा E naught into D minus T. बताइए क्लियर है ये चीज? मैं एक बार फिर समझा देती हूँ, मैं रिपीट कर देती हूँ. आपने क्या किया, आपने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है, ठीक है. ये जो रेड से ड्रॉ किया है ये कैपेसिटर की प्लेट्स है, एंड दीज कैपेसिटर प्लेट्स दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, एंड a इज द एरिया ऑफ द कैपेसिटर प्लेट्स. ठीक, जब इनिशियल सिचुएशन है, हमने एक कैपेसिटर प्लेट को प्लस क्यू चार्ज दिया, दूसरी कैपेसिटर प्लेट को हमने माइनस क्यू चार्ज दिया. क्लियर? यहां पर इसको प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, इसको माइनस क्यू चार्ज दिया हुआ है. तो जैसे ही आप एक प्लेट को प्लस और एक प्लेट को माइनस चार्ज दोगे, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेट अप इन बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन. तो ये जो मैंने ब्लैक से एरोज बनाए थे ये है इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर? एंड हमें पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला है C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D. ठीक, अब हमने क्या किया, अब हमने इन कैपेसिटर प्लेट्स के, हाँ जी बोलो. हाँ, ये दोनों प्लेट्स मिलकर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना रही हैं. दो कंडक्टर्स मिलकर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं, एंड ये उसकी कैपेसिटी है एप्सिलॉन नॉट A बाई D. ठीक, अब इन कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में हमने एक कंडक्टिंग स्लैब रख दी. ये जो ग्रीन से बनाया है दिस इज अ कंडक्टिंग स्लैब. ये कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस है लेट्स से स्मॉल t. ठीक, जैसे ही आप एक कंडक्टिंग स्लैब को कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में रखोगे, राइट, तो आपने उस कंडक्टिंग स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखा है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखते ही क्या होगा, ये कंडक्टर में जो चार्ज है वो फ्लो करना स्टार्ट करेगा, and the charge will try to rearrange itself. चार्ज से क्या मतलब हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर हैं, राइट. तो ये इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे कहाँ, सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे. तो सिंस ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव है तो कंडक्टर के इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आके रीअरेंज हो जाएगा, एंड नीचे वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आके अपने आप को अरेंज करेगा, बिकॉज नीचे वाली प्लेट नेगेटिव है. एंड हमने ये आपकी पिछली क्लासेस में पढ़ा है दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, राइट. सो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई जीरो. अब इतने पोर्शन में से ये इतना T थिकनेस का पोर्शन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रही, तो इसका मतलब बची हुई इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लग रही है, सिर्फ D माइनस T रीजन में, जो कि ये इतना सा और इतना सा है. ठीक, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्ट ओनली इन दैट रीजन वेयर वी हैव D माइनस T. सेपरेशन में से थिकनेस ऑफ द स्लैब को हटा दो, तो जो रीजन बच गया उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड अब लग रही है. क्लियर है? अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक पोटेंशियल डेवलप होगा. पोटेंशियल V क्या फॉर्मूला होता है उसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द डिस्टेंस. सो वही किया मैंने. पोटेंशियल V इज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बच गई E नॉट, लेट्स से E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है D माइनस T रीजन में.
सो ई नॉट इंटू डी माइनस टी। क्लियर है यहां तक? बताइए। ठीक, नाउ ई, यस, अब ई नॉट कैन बी रिटन एज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट? sigma by epsilon naught. Now sigma can be written as q by a. So q by a epsilon naught into d minus t. इतना पोटेंशियल मेरे पास आ गया। ठीक, अब हमें कैपेसिटेंस निकालना है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर हम एक कंडक्टिंग स्लैब रख दें तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। बिना कंडक्टिंग स्लैब के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है, कंडक्टिंग स्लैब आते ही कितना कैपेसिटेंस होगा, लेट्स कैलकुलेट दैट। नाउ सी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, क्यू बाय वी, राइट? सी इज क्यू बाय वी, डालो v की वैल्यू ये वाली यहां पे सब्सटीट्यूट करो, सो व्हाट वी गेट, C is equal to Q upon Q, A epsilon naught ऊपर चला गया, D minus T, करेक्ट? Q से Q कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, so Q and Q they get cancelled, and यहाँ से मैं D को भी कॉमन ले लेती हूँ, so C is equal to epsilon naught A upon d कॉमन ले लिया, सो वी गेट 1 माइनस टी बाय डी। ठीक, और ये एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी क्या है, सी नॉट, तो ये क्या आ गया मेरे पास, सी नॉट अपॉन 1 माइनस टी बाय डी, ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। सो सी इज सी नॉट अपॉन बोलो सिया, नहीं, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल में चेंज आ जाएगा, चार्ज विल रिमेन द सेम, चार्ज तो उतना ही है जितना आपने कैपेसिटर प्लेट्स को दिया है, the change will be there in the capacitance and potential. देखो चार्ज उतना ही है, पोटेंशियल चेंज हो रहा है, इस वजह से कैपेसिटेंस बदल गया, राइट? पोटेंशियल जो पहला पोटेंशियल था वो था E इंटू डी, कंडक्टिंग स्लैब के इंट्रोड्यूस करने पर पोटेंशियल बन गया E नॉट इंटू डी माइनस टी, थिकनेस आ गई इसके अंदर, सो पोटेंशियल बदला इसलिए कैपेसिटेंस बदल गया, सो C इज इक्वल टू सी नॉट अपॉन 1 माइनस टी बाय डी। ठीक, सो मेरे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आ गई, C इज इक्वल टू सी नॉट अपॉन 1 माइनस टी बाय डी। क्लियर? और आप देख सकते हो 1 माइनस टी बाय डी, ये वैल्यू बहुत छोटी रहेगी, सो दिस मीन्स दैट कैपेसिटेंस C इज ग्रेटर देन C नॉट, यानी कि जब हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारा जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाता है, समझ आया? द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इंक्रीजेस ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ अ कंडक्टिंग स्लैब। ठीक, सी ज्यादा ही होगा सी नॉट से, तो आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को बढ़ा दिया, आपने इंक्रीज कर दी कैपेसिटी, अब वो और भी ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। क्लियर? एंड
इफ समहाउ T becomes equal to D, मतलब आप एक ऐसी कंडक्टिंग स्लैब रख रहे हो जो इन कैपेसिटर प्लेट्स के बीच के पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर ले, तो ऐसा करने पर C कितना आएगा? इनफाइनाइट। यानी कि अगर हम एक ऐसी कंडक्टिंग स्लैब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रख दे जो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर ले, सो उस कंडीशन में कैपेसिटेंस बिकम्स इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कैपेसिटी हो जाएगी उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। ओके, वी हैव अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दोनों प्लेट्स को डी सेपरेशन पे रखा हुआ है, एक प्लेट को प्लस क्यू चार्ज और दूसरी प्लेट को माइनस क्यू चार्ज दिया। ठीक, सो ये करने पर द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ठीक, अब आपने एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किया है कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में। लेट द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज टी ओनली। ठीक, अब जैसे ही आप एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में इंट्रोड्यूस करोगे, क्या होगा? जो इस डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, दे स्टार्ट गेटिंग पोलराइज्ड। यस और नो? अब वो पोलराइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट क्लास में हमने डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पढ़ा है कि जैसे ही आप एक कंडक्टिंग स्लैब को कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में रखते हो, सो द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक दे स्टार्ट गेटिंग पोलराइज्ड, राइट? एक एज पे नेगेटिव चार्ज और दूसरे एज पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। याद करो, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में हमने एक स्मॉल वॉल्यूम कंसीडर किया था, उस वॉल्यूम के अंदर सारा चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया था और सिर्फ ए बी और सी डी सरफेस पे चार्जेस रह गए थे, नेगेटिव और पॉजिटिव। यस, याद है? ये वही चीज है, ये वही चीज है। आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पैरेलल, बस ये डायग्राम कल ऐसे बनाया हुआ था, आज ये ऐसे बना हुआ है, बस यही फर्क है, राइट? सो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर कंडक्टिंग स्लैब इज मेड अप ऑफ अ कंडक्टर। उसमें जो चार्जेस हैं वो सारे के सारे भागेंगे सरफेस पे, एंड इनसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, राइट? लेकिन डाई इलेक्ट्रिक स्लैब में क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक स्लैब में जैसे ही ये चार्जेस सरफेस पर आए, इनकी वजह से अब इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। कंडक्टर में इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, बट इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। तो यहां पर पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी जनरेट हो जाएगी, राइट? बिकॉज एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब की अगर मैं बात करूं, इट इज एन इंसुलेटर। अब उसके अंदर जितने भी चार्जेस है सबके सब पोलराइज हो जाएंगे, एंड पोलराइज होने के बाद ये चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में सारे के सारे अपने आप को अरेंज करेंगे। जो हमने पोलराइजेशन वेक्टर पढ़ा था कल, कैपिटल P, दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, याद करो। तो ये जितने भी चार्जेस ने अपने आप को ये डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के सरफेस पे अरेंज किया है, ये सब पोलराइज्ड हो चुके हैं, एंड दे विल डेवलप एन इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी, इंड्यूस्ड चार्जेस, पोलराइज्ड चार्जेस है ये। क्लियर? बस यही डिफरेंस है। कंडक्टिंग स्लैब में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब में स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती।
तो ये जो यहाँ पर इंड्यूस्ड चार्जेस डेवलप हुए हैं स्लैब में, इनकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाएगी ईपी। तो अब आप देखो, एक फील्ड ई नॉट लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक फील्ड लग रही है ईपी अपवर्ड डायरेक्शन में। सो देयर विल बी अ नेट फील्ड ई इनसाइड द स्लैब and that E will be E naught minus EP. Yes, because E naught downward direction में है, EP upward direction में है, so ये दोनों fields opposite हैं, so the net effective field will be E naught minus EP. ये कल पढ़ा था हमने डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में, ये वही आ गया, reduced electric field है ये, reduced value of electric field E is equal to E naught minus EP. Clear? So this is the reduced value of electric field inside the dielectric slab. ठीक, so outside the slab the field is E naught only, but inside the dielectric slab the field is now reduced and the reduced value is E naught minus EP. Clear? So अब इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? So the potential difference V, अब ये कितना होगा बताओ? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है D माइनस टी रीजन में, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है स्लैब के अंदर। सो दोनों का कंट्रीब्यूशन रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, यस और नो? राइट, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वो है जो D माइनस टी रीजन में लग रही है, यानी कि ये इतने स्पेस में जो लग रही है वो कितनी है? E नॉट इंटू डी माइनस टी। ठीक, ये वो है उतने स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है जो स्लैब के अलावा जो स्पेस बच गया। ठीक, प्लस वो वाला पोटेंशियल भी आएगा जो अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है? स्लैब के अंदर। सो स्लैब के अंदर कितनी है? E इंटू थिकनेस ऑफ द स्लैब T। समझ आया? सो E नॉट इंटू डी माइनस टी, ये वो पोटेंशियल है जो स्लैब के अलावा जितना रीजन बच गया उसके अंदर, एंड E इंटू टी वो पोटेंशियल है जो स्लैब के अंदर है। क्लियर? बस अब हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था, E नॉट बाय E इज के, द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां पर E की जगह मैं E नॉट बाय के लिख सकती हूं। ठीक, E नॉट कॉमन ले लो, सो V इज इक्वल टू E नॉट कॉमन लेने पर क्या बचा? D माइनस टी प्लस टी बाय के। करेक्ट? फर्क समझ आ रहा है? कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो वहां पर पोटेंशियल सिर्फ D माइनस टी रीजन की वजह से था। यहां पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब की कंडीशन क्या है? यहां पर स्लैब के बाहर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है D माइनस टी रीजन में, और स्लैब के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, विच इज E नॉट माइनस EP।
राइट। सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दोनों की वजह से होगा, स्लैब के बाहर कितना है और स्लैब के अंदर कितना है। क्लियर? तो बस हमने ये निकाला। नाउ ई नॉट कैन बी रिटन एज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा कैन बी रिटन एज क्यू बाय ए। सो यहां से सिग्मा को लिखेंगे क्यू बाय ए इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ठीक, ये आ गया मेरे पास। तो बस अब कैपेसिटेंस निकाल लो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा अगर मैं एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को रख रही हूं तो। सो C इज इक्वल टू Q बाय V। V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, Q अपॉन Q एप्सिलॉन नॉट A ब्रैकेट D माइनस T प्लस T बाय K। राइट, Q से Q कैंसिल हो गया। सो वी आर लेफ्ट विद C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T कॉमन ले लो। सो क्या मिला? 1 माइनस 1 बाय K। बस ये कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई आपकी। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 बाय K। तो यहां पर भी आप देख सकते हो, सिंस ये जो ब्रैकेट टर्म है या मैं कहूं जो डिनोमिनेटर है वो छोटा आएगा, सो हेयर ऑल्सो द कैपेसिटेंस हैज इंक्रीज्ड। कैपेसिटेंस यहां पे भी बढ़ गया। तो आप ध्यान रखना, चाहे आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लेट्स की बीच में चाहे आप एक कंडक्टिंग स्लैब रख लो, चाहे आप एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रख लो, एक इंसुलेटिंग स्लैब रख लो, दोनों ही सिचुएशन में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी। क्लियर है? दोनों ही सिचुएशन में, बस दोनों का बिहेवियर अलग अलग है। कंडक्टिंग स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ आउटसाइड द कंडक्टिंग स्लैब D माइनस टी रीजन में रहेगी, जबकि डाइइलेक्ट्रिक स्लैब की सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटसाइड द इलेक्ट्रिक स्लैब तो लगी रही है D माइनस टी रीजन में, लेकिन इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक स्लैब भी लग रही है। दोनों की वजह से ये कैपेसिटेंस आएगा। क्लियर? एंड अगर यहां पर हम कुछ केसेस कंसिडर करें, इफ T इज इक्वल टू D, अगर कैपेसिटर प्लेट्स के बीच का पूरा रीजन हम डाइइलेक्ट्रिक स्लैब से भर दें तो कैपेसिटेंस कितना आएगा? देखो, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यस, D माइनस D प्लस D बाय K। सो ये D और ये D कैंसिल हो गया, राइट? सो व्हाट वी गेट? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D, और ये K भी ऊपर चला गया, एंड एप्सिलॉन नॉट A बाय D इज C नॉट। सो C इज इक्वल टू K C नॉट। तो आप देख सकते हो कि जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पूरा रीजन अगर हम कंडक्टिंग स्लैब से भर देते थे तो कैपेसिटी इनफाइनाइट टाइम्स हो जाती थी, इन्फिनिटी। बट अगर मैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पूरा रीजन एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब से फिल कर दूं तो उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी के टाइम्स द कैपेसिटेंस इन वैक्यूम बढ़ जाएगी। द कैपेसिटी बिकम्स के टाइम्स, बढ़ गई ना कैपेसिटी। ठीक है? हाँ, तो ये एक रिलेशन आ गया। एक और केस अगर हम कंसिडर करें,
मान लो यहाँ पर तो पूरा पूरा डी स्पेस जो था उसको हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब से भरा, अगर मैं आधा स्पेस भर दूं, इफ टी बिकम्स d/2 तो कैपेसिटी कितनी आएगी, डालो जरा वैल्यू। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस d/2 प्लस d/2 K। करना जरा सॉल्व, कितना आता है ये। सो व्हाट वी गेट, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, बोलो, D माइनस d/2 बिकम्स d/2, करो इसका एलसीएम लो, कितना आएगा ये, या D कॉमन ले लो आप। If you want to take D common, we can take it common. So 1 minus 1/2 plus 1/2 K बन गया। So एप्सिलॉन नॉट A by D तो C नॉट बन गया। ब्रैकेट टर्म को सॉल्व कर लो, अपॉन 1 minus 1/2 plus 1/2 K। Take the LCM and solve। C is equal to C नॉट अपॉन, क्या आएगा LCM, 2K, तो ये क्या बना 2K माइनस K प्लस 1, राइट। ये 2K ऊपर ले जाओ, सो C इज इक्वल टू 2K C नॉट अपॉन K प्लस 1, ये आ गया। सो अगर मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इस तरीके से एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखूं कि वो सिर्फ हाफ पोर्शन को फिल कर ले, तो उस टाइम पर उसकी कैपेसिटी बन जाएगी 2K C नॉट अपॉन K प्लस 1। ठीक, इसी तरीके से अगर जैसे हमने पहले फुल रीजन भरा, अब हाफ रीजन भरा, अब लेट्स से मैं 2/3 अगर फिल कर दूं, इफ T बिकम्स 2/3 ऑफ D, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर C की वैल्यू क्या आएगी, 3K C नॉट अपॉन K प्लस 2।